नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं और शब्द के भेदों को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो आज जो यह वीडियो है, आज का जो क्लास है, इसमें आज हम पूरे जितने भी आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसको हम लिख करके इसको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारा जो पिछला वीडियो है वह भी बेहद आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को अंत तक निश्चित रूप से देखें। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक हम जिस मैटर को दे रहे हैं वह मैटर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम अपने इस वीडियो को, इस क्लास को आज शुरू करते हैं। आज पूरी तरह से शब्द के जितने भी भेद हैं, जितने भी आधार हैं, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि इससे पहले हमने वर्ण के भेद के बारे में बताया था। वर्ण का भेद जानने के बाद एक दो ऐसी परिभाषाएं हैं, ऐसे शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे आता है पहले अयोगवाह। अयोगवाह अर्थात अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद आता है स्वराघात या बलाघात। स्वराघात या बलाघात किसी शब्द का उच्चारण करते समय जिन वर्णों पर अत्यधिक बल या जोर लगाना पड़ता है, उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। तो अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। यह कई प्रकार के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है। इसके बाद है स्वराघात या बलाघात। तो किसी शब्द का उच्चारण करते समय जिन वर्णों पर हम अत्यधिक जोर लगाते हैं या बल लगाते हैं उसे हम स्वराघात और बलाघात कहते हैं। जब भी हम हिंदी शब्दों को लिखते हैं तो हिंदी शब्दों को शुद्ध लिखने के लिए हमें स्वराघात या बलाघात की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। हमें इसे जानना चाहिए, क्योंकि जिन वर्णों पर स्वराघात या बलाघात होता है वो वर्ण आधे हो जाते हैं। जैसे स्थान, तो स्थान में स्व पर बल लगा, स्व पर बलाघात लगा या स्वराघात लगा। इस कारण से यहाँ पर जो स्व है वह आधा हो गया। तो स्थान का जो हृदय होता है वह स्वथो संयुक्त आकार और छोटी नौ होता है। इस प्रकार से हमें स्वराघात और बलाघात को जानना चाहिए। शब्द का विश्लेषण करने जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ आता है
अर्थ के दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, किताब, घर इत्यादि। यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं इन शब्दों का अर्थ निकलता है और ये जो शब्द हैं ये वर्णों के सार्थक समूह हैं, सार्थक मेल हैं, इसलिए इसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अभी इसके बाद आता है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अक, जक, डक इत्यादि। तो अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द के दो भेद हो गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ निकलेगा, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक। शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से, शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला आता है तत्सम। संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में होता है तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, कर्पूर, आम्र इत्यादि। इसके बाद है तद्भव। संस्कृत के
बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे आम, आग, ऊंट इत्यादि। इसके बाद आता है देशज। हिंदी भाषा के वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है, या जो केवल देश भर में ही बोले जाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे डिबिया, बिछौना, लोटा, फुनगी इत्यादि। तो शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के 4 भेद होते हैं, अभी 3 लिखे हैं। पहला होता है तत्सम। संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में होता है उसे हम तत्सम कहते हैं, जैसे अग्नि है, कपूर है, आम्र है इत्यादि। इसके बाद तद्भव है, संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप को जिसका प्रयोग हिंदी में होता है उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे आम्र के बदले आम हो गया, अग्नि के बदले आग हो गया, उष्ट्र के बदले ऊंट हो गया, कर्पूर के बदले कपूर हो गया। अब है देशज शब्द। तो हिंदी भाषा के वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है और जो केवल देश भर में ही बोले जाते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा है, डिबिया है, फुनगी है, बिछौना है, लोटा है इत्यादि। इसके बाद विदेशज। देशज विदेशी भाषा के वैसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में होता है, विदेशज कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल,
ऑफिसर, ऑफिस, अदालत, अदावत इत्यादि। तो विदेशज शब्द उसे कहते हैं जो विदेशी भाषा के वैसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में होता है उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। अर्थात ये सभी जो शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और अदावत और अदालत या अरबी भाषा के शब्द हैं। तो ये अपने देश की भाषा नहीं है, इस देश की भाषा नहीं है, दूसरे देश की भाषा है। जिस शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं इस कारण से इसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब है कि रचना के दृष्टिकोण से, रचना के दृष्टिकोण से तो रचना के दृष्टिकोण से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला आता है रूढ़, रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड करने पर उसका कोई अर्थ न निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, घर, गाय, दूध इत्यादि। इन शब्दों का जब हम खंड करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घो और रा, घोड़ा में घो और रा को अलग अलग कर देते हैं तो इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जिन शब्दों का खंड करने पर उसके किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है यौगिक। इसे हम लोग कंपाउंड वर्ड भी कहते हैं जिन शब्दों का खंड करने पर उसके सभी खंडों का अर्थ निकले उसे यौगिक कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, यहाँ पर रेलगाड़ी में 2 शब्द हैं और जब हम इसे अलग करते हैं तो रेल अलग होगा, गाड़ी अलग होगा। तो रेल का भी अर्थ निकल जाएगा, गाड़ी का भी अर्थ निकल जाएगा। रेल मीन्स होता है पटरी और लोहे की पटरी, और जिस पर जो गाड़ी चलती है तो वो दोनों मिला करके रेलगाड़ी हो गया। रेलगाड़ी हो गया, गाड़ीवान हो गया, पाठशाला हो गया,
इत्यादि। इसके बाद है योग रूढ़। वैसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चक्रपाणी इत्यादि। अब आता है रूपांतर के दृष्टिकोण से। बंद कर दो। क्या के लिए ऊपर में फिर लिखेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा। अब है रूपांतर के दृष्टिकोण से। रूपांतर के दृष्टिकोण से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। जो शब्द काल, वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं, यानी उन पर काल, वचन, पुरुष और क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा इत्यादि। तो संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण ये ऐसे शब्द हैं जो पुरुष, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। इसके बाद है अविकारी शब्द।
जो शब्द अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे सर्वनाम, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से शब्द के ये सभी आधारों पर हमने भेद के बारे में बताया, और हम आशा करते हैं कि आप सबों को आज का जो चैप्टर है वह बहुत ही अच्छा लगेगा, और हम आशा करते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।